रहे, आपको क्लैरिटी रहे, फिर हम लोग क्या है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अच्छे समझ। क्या होता है, एक पर्टिकुलर टर्म होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेटजी। आपने वर्ड कभी सुना है पहले? यस सर। क्या मतलब होता है इसका बताओ? यस सर। इसका किसी मतलब चीज के लिए प्रिपेयर करना एडवांस में। स्ट्रेटजी मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लान, ठीक है, विच इज मेड फॉर गेटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दूसरों से आगे बढ़ने के लिए जो प्लान आप बनाते हो उसे बेसिकली हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजी। जैसे एक फील्ड है, एक साइड में एक टीम है, दूसरे साइड में दूसरी टीम है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जीतना चाहते हैं कि नहीं जीतना चाहते, ये बताओ आप। हाँ यार, यस सर। इनका जो प्लान होगा विनिंग प्लान, उस प्लान को स्ट्रेटजी बोला जाता है। ठीक, अब होता क्या है कि जब आप कॉर्पोरेट की बात करते हो, कंपनी की बात करते हो, तो आप मार्केट में अकेले नहीं हो, आपके बहुत सारे कंपटीटर्स है, राइट? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? यस सर। कंपनी, आपके बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, तो आपके पास एक पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए जिससे आप हमेशा दूसरी कंपनी से आगे रहो या अपने कंपटीटर से आगे रहो। इन्हीं प्लान्स को स्ट्रेटजीज बोला जाता है। पहले बताओ स्ट्रेटजी का मतलब समझ आया कि नहीं आया? हाँ या आ गया? एक ऐसा प्लान जिससे हम अपने कंपटीटर से हमेशा आगे रहते हैं, कंपिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। ये स्ट्रेटजी को हम मिलिट्री साइंस भी बोलते हैं। ये वर्ड बेसिकली मिलिट्री में यूज होता था, इसलिए इसे मिलिट्री साइंस भी कहा जाता है। ये आपको एमसीक्यू में पूछता है, ध्यान रखना। भूलोगे तो नहीं? नो सर। अब आपको करना क्या है, बेसिकली आपको पढ़ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब बेसिकली ये होता है अ पॉलिसी विच इंक्लूड्स, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें इंक्लूड किया जाता है स्ट्रेटेजी बनाना। क्या बनाना? स्ट्रैटेजी बनाना। स्ट्रेटेजी बनाना। फॉर्मुलेशन। क्या करना? फॉर्मुलेशन करना। फिर स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना। क्या करना? स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करने के बाद स्ट्रेटेजी को चेक करना कि आपने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, ठीक है, वो फ्रूटफुल या प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं। इसे ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे आपको इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, सलमान खान का नाम आप सबने सुना है? यस सर। यस सर। अब वो सुपरस्टार बनने की हालत में है कि उसका डाउनफॉल आ रहा है, ये बताओ। एक्चुअली डाउनफॉल आया है। डाउनफॉल आ रहा है, तो अब उसकी क्या स्ट्रेटजी है? वो मूवीज ना ऐसी बनाता है जो कल्पना के परे हो। जैसे अभी राधे आई है, देख लिए क्या? नहीं सर। ये ऐसी मूवीज है जिसमें सलमान खान को ये बात पता है कि पक्का ये लोगों को पसंद नहीं आएगी, पर जो लोअर क्लास पीपल है, रिक्शे वाले जैसे लोग हैं, इसके लिए वो लोग पैसा देना फिर भी चाहेंगे ही चाहेंगे। और ऐसा करके भी वो इस मूवी से 200 से 300 करोड़ कमा देता है। अब उसको हिट फ्लॉप की चिंता नहीं है, उसको ये पता है 1-2 साल बाद वो इंडस्ट्री से निकल जाएगा, तो जितना कमाना है कमा लो। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? यस सर। सही है सर। ये जो अभी स्ट्रेटेजी अपना है, इसको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कैश काउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश को। कैश काउ। कैश फ्लो का मतलब बेटा ये होता है कि जब आपको लगे कि अब बिजनेस बंद होने वाला है, तो जितना हो सके उससे पैसा निकाल लो, क्योंकि आपको यहाँ से अब निकलना है। तो ऐसी ही बहुत सारी स्ट्रेटजीज हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ते हैं। आपको एक से इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी मिलेगी। आप बताओ फिलहाल आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब समझ आया कि नहीं? एक पॉलिसी जिसमें पहले स्ट्रेटजी बनाई जाती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और चेक किया जाता है कि आपकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई। स्ट्रेटजी मतलब एक प्लान होता है जिससे आप दूसरों से एडवांटेज लेके आगे निकलना चाहते हो। कितना क्लैरिटी है मेरी बात में अभी तक बताओ? क्लियर है सर। पूरा क्लियर। क्लियर है? अब ये टोटल 6 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें आप जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे वो किसी चैप्टर से नहीं मिलता। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है। यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन तो इससे भी आएगा। इस चैप्टर में बेसिकली आप मैनेजमेंट क्या है ये पढ़ोगे। क्या पढ़ने वाले हो? मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट क्या है? चलिए शुरू करते हैं। एक एक बात हम ध्यान रखेंगे ताकि हमको कोई डाउट ना हो। जनरल सेंस अब भी ऐसे लिख लो, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स।
दूसरों से काम करवा देना मैनेजमेंट है। बचपन में भी ये चीज सुने हो कि नहीं सुने हो? Yes, sir. हाँ सर। सुना। मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब होता है लोगों से काम करा देना। बट क्योंकि हम एडवांस वे में पढ़ रहे तो हमको तो एक एक चीज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट को समझा क्या कहा जाता है। पहली बात, ये इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज को दर्शाता है। जब मैनेजमेंट की बात की जाती है तो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक दूसरे से जुड़कर काम करता है, रिलेटेड एक्टिविटी। कहीं कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। यहाँ पर एम जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। कोई दिक्कत? No, sir. आपके फोकस जो होता है वो ह्यूमंस से वर्क करवाना होता है। किससे वर्क करवाना होता है? ह्यूमंस से। ह्यूमन से। आप तीनों पॉइंट को पढ़ के बताओ समझ आया कि नहीं आया। Yes, sir. आपने मार्किंग कर ली? Yes, sir. यस सर। अब डेफिनेशन में आओगे तो जो बोल रहा हूँ ना वही वाली पढ़ना और अच्छे से याद रखना। हैरोल्ड कुन्सन की एक बुक है, बुक का नाम है मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, ये नाम याद रखना। याद रहेगा? Yes, sir. उसमें उन्होंने बोला है आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। जब एक ग्रुप में आप लोगों से काम करवाते हैं और लोगों के साथ मिलकर काम करवाते हैं, ये मैनेजमेंट है। ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। हो पाएगा आपसे? Yes, sir. ये टिक कर दिया आप लोग सब लोग? Yes. यस सर। अब ना मैनेजमेंट को लेकर अलग अलग ऑथर्स की थ्योरी है। जैसे आप बचपन में जो क्लास 12th में पढ़े तो टेलर और फेयोल पढ़े हो, राइट? एफडब्ल्यू टेलर, हाँ सर टेलर। फेयोल पढ़े हो। अब उसमें अभी आपको क्या, वेबर की भी पढ़नी है, मायो की भी पढ़नी है, लुडविग वॉन की भी पढ़नी है, मैकग्रेगर की भी, जॉर्ज टेरी की भी और हैरोल्ड कुन की। सबकी थ्योरीज आपको पढ़नी है। आपको किसी से में पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है? मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना, ठीक है? मेरी बातें समझ आ रही है ना आपको? यस सर। सबसे पहले आते हैं फ्रेडरिक विल्सन टेलर की थ्योरी पे। इनको बेटा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन आ गया, हु इज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो आपका क्या आंसर होगा? एफडब्ल्यू टेलर। एफडब्ल्यू टेलर ने क्या किया है, मैनेजमेंट की साइंटिफिक थ्योरी दी हुई है। क्या दी हुई है? कौन सी मैनेजमेंट की साइंटिफिक थ्योरी। थ्योरी दी है जिससे टास्क इफेक्टिवली और एफिशिएंसी हो सके? तो बेसिकली यहाँ पर टेलर के हम 4 प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल टेलर का ये बोलता है कि आप जब कोई भी टास्क करते हो तो सबसे एफिशिएंट वे में करो। इसका मतलब बेसिकली होता है सिंप्लीफाइड वे में करो। किस वे में करो? Simplified way. जिसे हम सिंप्लीफिकेशन का प्रिंसिपल बोलते हैं। कहीं कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है। दूसरी चीज उनका कहना यह है कि बेसिकली जब भी कोई काम होता है तो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच बराबर हार्मनी होनी चाहिए। दोनों को मिलकर साथ में रहना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करे और प्रॉफिट भी बढ़े। इसको बोला जाता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या बोला जाता है? Harmony. हार्मनी। Not. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मिलकर रहना, अलग अलग ना रहना। कहीं कोई दिक्कत? No, sir. तीसरी बात इनका कहना है कि वर्कर्स को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, ये देखने के लिए कि वो अच्छी वर्किंग प्रैक्टिस है उनकी, उनका काम अच्छा हो रहा है, जिसे वर्क स्टडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Work study. ठीक है। देन लास्ट, मैनेजर शुड स्पेंड टाइम ऑन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर नीड। मैनेजर को कोशिश करनी चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करे, इसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। अब एक मेरी बात समझना, जैसे यहाँ पे क्रिएटेड 4 प्रिंसिपल लिखा है तो अपन ये 4 वर्ड को यहाँ काट देंगे। अपन यहाँ पे लिखेंगे टेलर क्रिएटेड 4 प्रिंसिपल्स एंड 5 टेक्निक्स। क्या क्या निकाले उन्होंने? 4 प्रिंसिपल्स एंड 5 टेक्निक्स। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन जो है टेक्निक है। क्या है? Technique. टेक्निक है, ठीक है। ये जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है ये एक प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल। Principle. वर्क स्टडी एक टेक्निक है। क्या है? Technique. और ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय है प्रिंसिपल है। तो इन्होंने बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक और साइंटिफिक प्रिंसिपल निकाले हैं जिसकी एक समरी यहाँ पर दी हुई है आपको। क्या समरी दी है? सबसे पहला, वर्क सबसे आसान तरीके से करो। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच हार्मनी होनी चाहिए, मतलब मिलकर एकता से काम करें। तीसरी बात, वर्कर्स लोग के काम को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए ताकि उनके वर्क की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। और चौथी बात, मैनेजर को अपने वर्कर्स को अच्छे से ट्रेन करना चाहिए। अब आप मेरे को पढ़ के बताओ आपको ये समझ आया कि नहीं आया?
और आपको नहीं आएगा तो मेरे को बताना, सर हमको नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर। टफ तो नहीं लगा? No, sir. नहीं सर। अच्छा, टेलर के बाद जो दूसरे हमारे आते हैं उनका नाम है हेनरी फ्यूल। क्या नाम है? Henry Ford. हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन है हु इज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो टेलर बोलोगे, और अगर क्वेश्चन है कि हु इज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट तो आपका आंसर क्या होगा? Henry Ford. हेनरी फिल। ठीक। हेनरी फ्यूल ने बेसिकली क्या किया है, 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स निकाले। कितने प्रिंसिपल्स? 14. 14। जनरल गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करने से बिजनेस का फायदा होता है। फॉलो करे तो अच्छा, नहीं करे तो कंसीक्वेंस होते हैं। मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई कि मैंने क्या बोला? हाँ सर। नहीं तो इनके प्रिंसिपल क्या क्या है? 14 प्रिंसिपल। आपको कितनों का मतलब पता है? आप मेरे को बताओ तो। आपको डिवीजन ऑफ वर्क पता है क्या क्या होता है? कि एक पर्सन के वर्क का बर्डन नहीं आना चाहिए। ठीक है, वर्क को क्या करना चाहिए, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए। जो जिस काम में अच्छा उसको वो काम दो ताकि एफिशिएंटली वो उस काम को कर सके। इसे डिवीजन ऑफ वर्क बोलते हैं। जैसा अगर मैं तुमको टीचिंग असाइनमेंट देता हूँ और बोलूँ कि सीएस के 8 सब्जेक्ट तुम अकेले पढ़ा दो तो पढ़ा दोगे क्या? No, sir. नहीं। जिस चीज में अच्छे हो, जैसे आप कंपनी लॉ में अच्छे हो तो मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने दूंगा? कंपनी लो। ताकि आप जो कर रहे हो वो कम से कम बेहतर कर सको। इसे डिवीजन ऑफ वर्क कहते हैं। क्लियर है डिवीजन ऑफ वर्क? यस सर। Yes. दूसरा होता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप अगर एक मैनेजर, आपने लोगों में वर्क डिवाइड किया। क्या डिवाइड किया? Work divide. वर्क। जब आप वर्क डिवाइड करते हो ना तो होता ही है कि इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उस काम को करें। सही बात है कि गलत बात है? Yes, sir. तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है तो आपको उसके इक्वल में सामने वाले पर्सन को अथॉरिटी भी देनी होगी ताकि वो सही फैसले लेके काम को टाइम पे खत्म कर सके। फॉर एग्जांपल आपने मुझे तो बोल दिया जाओ जमशेद सर आप कोई सामान या गुड्स प्रोड्यूस कर दो, पर खरीदने के पैसे ही नहीं दोगे, मटेरियल तो मैं सामान बना पाऊंगा क्या? No, sir. नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उसके इक्वल आप मुझे क्या दो? अथॉरिटी भी। अथॉरिटी। आप ये लाइन टिक, अथॉरिटी एंड आपको आएगी क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो टुगेदर। ध्यान रहेगा? Yes, sir. ठीक। तीसरी बात आती है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हर लेवल के पर्सन को, चाहे टॉप हो या मिडिल हो या लोअर हो, कमांड सुनने चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशन सबको फॉलो करनी पड़ेगी। इसे डिसिप्लिन बोलते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। Yes. आ गया? तीनों क्लियर है? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी और डिसिप्लिन की तकलीफ है ये बताओ। Yes. आगे. आ गया सर। देन उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट पॉलिसी। वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट, इसे वन बॉस वन कमांड भी कहते हैं। अब साधारण भाषा में आप मुझसे मतलब पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा और कहूंगा कि अ सबऑर्डिनेट must take order from one boss only। एक सबऑर्डिनेट को केवल एक बॉस से एक टाइम पे ऑर्डर देना चाहिए। अगर वो ऑर्डर काम पूरा नहीं कर पाएगा। जैसे मैं एक जगह नौकरी करता हूँ, मैं एम्प्लॉई हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मेरे ऊपर 4 बॉस हैं और चारों मेरे को एक साथ ऑर्डर दे रहे हैं, तो मैं किसका काम पूरा करूँ? आप बताओ, कंफ्यूजन होगा कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एक टाइम में भी आप एक ही बॉस का ऑर्डर लो और उसके ऑर्डर को फुलफिल करो, बाकियों का मत करो। कारण ये है कि अगर आप सबका ऑर्डर पूरा करने जाओगे तो किसी का भी काम पूरा नहीं कर पाओगे। आपको यूनिटी ऑफ कमांड समझ आया कि नहीं आया? हाँ यार, Yes, sir. यस सर। अच्छे से। देन उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में चलता है, ठीक है, और जब एक ग्रुप होता है तो ग्रुप मस्ट मूव इन सेम डायरेक्शन।
कहने का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब आप ग्रुप में होते हो तो अलग अलग प्लान नहीं बना सकते। अगर सक्सेसफुल होना है तो पूरे ग्रुप का प्लान एक ही होना चाहिए, वन ग्रुप वन प्लान। ठीक, जैसे हम इतने लोग हैं, हमने डिसाइड किया हमारी पढ़ाई का तरीका ये होगा, तो हमको सबको उसी प्लान पे स्टिक रहना है, हम कोई अपनी तरफ से अलग प्लान ना बनाए। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यही बोलता है कि जब एक ग्रुप होता है तो ग्रुप में लोगों को अलग अलग थॉट नहीं रखना चाहिए, सबका एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ने का होना चाहिए, सबका एक ही प्लान होना चाहिए। आप बताओ, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? हाँ सर। अच्छे से सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है, पूरे क्लियर है? जी सर। देन उसके बाद बारी आती है सबऑर्डिनेशन की। किसकी बारी आती है? सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन का जब सैक्रिफाइस होता है, कभी भी जब आप टीम में हो तो टीम को आगे रखो, खुद को पीछे रखो। कई बार अपना फायदा हो भी रहा हो तो अपने फायदे को ना देखकर आपको टीम के बारे में, ग्रुप के बारे में सोचना चाहिए। कोई दिक्कत? नो सर। देन आता है रेन्यूमरेशन का प्रिंसिपल। ये बोलता है सैलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वर्कर को आप सैलरी दोगे तो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा और मोटिवेटेड होकर आपके लिए काम करता रहेगा। कोई दिक्कत? नो सर। क्लैरिटी है? आप सब साथ साथ लिख रहे भी हो क्या इसको? यस सर। यस सर। देन बारी आती है सेंट्रलाइजेशन की। सेंट्रलाइजेशन का पूरा नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल बोलता है कि पावर एक हाथ में होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड, कंसंट्रेशन ऑफ पावर की बात करता है। और डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आपको नहीं समझ आया होगा तो मैं बताता हूँ। अगर मेरी एक छोटी सी शॉप है जहाँ 2 एम्प्लॉइज है तो सारे डिसीजन कौन लेगा? दो एम्प्लॉय। 2 एम्प्लॉय लेंगे कि मैं लूंगा मालिक? ये बताओ। ओनर लेगा। ओनर और मैं लूंगा, तो इसको सेंट्रलाइजेशन मॉडल बोलते हैं। अब मेरे इंडिया भर में अगर 500 दुकानें हैं तो क्या मैं सबका फैसला अकेले ले सकता हूँ? नहीं। मुझे और भी लोगों को साथ में जोड़ना होगा, पावर देनी होगी, तो इसे क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब भी छोटे लेवल पे होते हैं खुद फैसले लेते हैं, सारी पावर आपके हाथ में होती है, इसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और जब आप बहुत बड़े लेवल पे हो जाते हो तो आपको पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आगे। यस सर। सिर के ऊपर ईमानदारी से बोलो। क्लैरिटी है? हाँ। आगे सर। अपूर्वा समझ में आया? यस सर। ख्याति समझ में आया? यस सर। अब इसके बाद बारी आती है स्केलर चेन की। स्केलर चेन जो होती है वो चेन ऑफ कम्युनिकेशन होती है। ये लोगों को उनका लेवल बताने के लिए होती है। ये चेन ऑफ कम्युनिकेशन होती है जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच होती है। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच होती है। ये बताता है कौन किससे कम्युनिकेट कर सकता है। तो जैसे 2 डिपार्टमेंट है, अब यहाँ पे ए हेड है, उसके नीचे बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, इधर ई आता है, एफ आता है, जी आता है। तो अगर डी को कोई बात करनी है तो सिर्फ सी से कर सकता है, सी को कोई बात करनी है बी से कर सकता है, बी को करना है वो ए से कर सकता है, जी को कोई बात करनी है एफ से कर सकता है, एफ ई से कर सकता है, ई ए से। आप सिर्फ अपने ऊपर के पर्सन से बात कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं जा सकते। या हायरार्की स्ट्रक्चर बताता है। बात समझ आई कि नहीं है? हाँ या ना बताओ। यस सर। देन उसके बाद आता है ऑर्डर का प्रिंसिपल। ऑर्डर का प्रिंसिपल अरेंजमेंट की बात करता है कि हर चीज प्रॉपर्ली अरेंज होनी चाहिए। फाइल बॉक्स में हो, टूल बॉक्स में हो, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी चीजें हमें एक बार में मिल जाए, ढूंढना ना पड़े। यह ऑर्डर का प्रिंसिपल होता है। कितना क्लियर है ऑर्डर? क्लियर है। फिर से बोलूं क्या? फिर से बोलना पड़ेगा कि समझ आ गया? आगे सर। आगे सर। हर चीज अरेंज होनी चाहिए, अपनी जगह पर होनी चाहिए, ताकि ढूंढने पर मिल जाए। देन इक्विटी का प्रिंसिपल इक्वालिटी की बात करता है कि वर्क प्लेस में सभी के साथ आपको बराबरी का रिश्ता रखना होगा, इक्वालिटी देनी होगी, किसी से भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। कोई तकलीफ? नो सर। देन नो सर। प्रिंसिपल आता है, इसकी रिकॉर्डिंग अभी भेज दूंगा मैं, है ना। देन स्टेबिलिटी का प्रिंसिपल आता है, ये बोलता है कि जॉब पीरियड को फिक्स कर दो। अक्सर लोगों के मन में यही डर होता है कि कब उनको नौकरी से भिजवा दिया जाएगा, कोई भरोसा नहीं, निकलवा दिया जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आप उनका जॉब पीरियड फिक्स कर दोगे, एक बॉन्ड भरवा दोगे कि कम से कम इतने साल तक आपको कोई नहीं निकालेगा, तो मोटिवेटेड होके आपके लिए काम करेगा। बताओ, बात समझ आई कि नहीं आई? आगे। क्लियर है? ओके।
देन इनिशिएटिव बोलता है कि खाली मैनेजर के भरोसे मत बैठो, एम्प्लॉयज को खुद भी अपने आइडिया शेयर करने चाहिए, एम्प्लॉयज को खुद भी आगे बढ़ के काम करना चाहिए। जब एम्प्लॉयज का भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो जो मैनेजर है उसको भी लगेगा वाह मेरे क्या एम्प्लॉय है, और वर्क एफिशिएंसी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। अक्सर जगहों पर क्या होता है कि मैनेजर जो बोलता है एकदम ज़ॉम्बीज की तरह, जो एम्प्लॉय होते हैं बस उसको ना बैल जैसे करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप अगर एम्प्लॉय हो तो आपको भी अपनी तरफ से बराबर पार्टिसिपेशन देना होगा। कितना क्लियर है? Yes, sir. एस्पिरिट डी कॉर्प आता है, ये स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन की बात करता है, एकता की भावना। ये कहता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक वर्क प्लेस होती है, तो वहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं। तो जब वर्क की बात आती है तो सब में स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन आ जाना चाहिए, एकता की भावना आ जाना चाहिए। क्योंकि जब तक ये नहीं आएगी, स्पिरिट यूनिटी का स्पिरिट नहीं आएगा, मिलकर काम नहीं कर पाएंगे। कितना क्लियर है? Yes, sir. कोई पूरे 14 समझ आ गए कि नहीं आ गए ये बताओ। आ गया सर। सर नोटिंग वोटिंग कर दी क्या? जी सर। कोई डाउट नहीं इसमें? इसके नहीं अलावा सर। हेनरी फ्योल ने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी बताए हैं। ये 5 फंक्शन क्या क्या है हमारे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ये इसको ना मैं ऐसे काट रहा हूँ, ये पढ़ना यार, ठीक है, और यही ध्यान रखना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और आखिरी में क्या बोलो? कंट्रोलिंग। कोई तकलीफ? नहीं सर। बनेगा। आपको मैंने 2 अथॉरिटी बता दी, किसकी किसकी, टेलर की बता दिया, फेल की बता दिया। आपको समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। आपको समझ आया कि नहीं, हाँ या ना बोलो Yes, sir. अच्छे से। कोई दिक्कत? Yes, sir. कोई इसमें परेशानी है क्या ये बताओ। No, sir. No, sir. अब उसके बाद जैसे अब आपके लिए नया क्या मिल रहा है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मिल रही है। ये मैक्स वेबर ने दिया, आपकी बुक में दिया है कि नहीं दिया ये बताओ। No, sir. नहीं दिया है? मेरे बुक में नहीं। ये नया जोड़ा है, ध्यान रखना, लगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्या ले लेना? स्क्रीनशॉट। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है पहले तो ये समझ लो। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है लेवल्स बना देना, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। किसका लेवल बना देना? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। और सबको ये पता रहे कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। दूसरी बात ये, सबको एक एक टास्क दे देना। क्या दे देना? सबको टास्क दे देना, और सभी लोग के ऊपर जिम्मेदारी होगी, जिसको जो टास्क दिया गया है उसको वो काम कंप्लीट करना होता है। नॉर्मली यहाँ पर एक बात याद रखना है, सारा काम बहुत फॉर्मल होता है। यहाँ पे आपके सेंटिमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है कि आपका बॉस कौन है, आपको मशीन की तरह उसके दिए गए ऑर्डर्स को कंप्लीट करना है। आपको जो जो टास्क देंगे आपको बस करते जाना है, और आपके बिल्कुल भी इमोशंस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। और ये बहुत अच्छा भी है क्योंकि इससे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉपर फ्लो में चलती है और प्रॉफिट कमाया जाता है। मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला आपको? लेवल्स बना दो, कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट, सबको उनका टास्क दे दो, और यहाँ पे बहुत फॉर्मल वे में काम चलता है। मतलब एकदम सिस्टमैटिकली एक एक चीज करनी होती है। कोई दिक्कत? आपको मेरी बात समझ नो है? सर। अब सुनो, इसमें क्या आता है। सबसे पहले इसमें आता है टास्क स्पेशलाइजेशन। क्या आता है? क्या आता है इसमें सबसे पहले? टास्क स्पेशलाइजेशन। तो ये कहना है कि एक एम्प्लॉय को वही काम दो जिसमें वो सबसे बेहतरीन हो, ताकि वो टास्क को अच्छे से कर सके। कहीं कोई दिक्कत? फिर से बोलूं कि समझ आ गई? वेबर क्या बोलता है, किसी को वही काम दो जिसमें स्पेशलाइज्ड हो। सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? सही बोल। दूसरे का कहना है हायरार्की बनाओ, मतलब सबको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट। ठीक। तीसरी बात, किसी का भी सिलेक्शन फॉर्मल वे में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पहचान का पर्सन उसको रख दिए, जो उस वर्क के लिए क्वालिफाइड है आपको उसी पर्सन को अपॉइंट करना होगा। कोई परेशानी? नो सर। देन रूल्स एंड रिक्वायरमेंट पूरी करना है, सबको पता होना चाहिए उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, और यदि वो उस चीज को फॉलो ना करें तो उनको पनिश किया जाएगा। कितना क्लियर है? समझ आई मेरी बात है या नहीं?
और आखिरी चीज आगे फॉर्मल है, इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल मतलब यहाँ पे केवल बिजनेस पे ही ध्यान दिया जाएगा, आपकी पर्सनल भावनाओं की यहाँ कोई कदर नहीं होगी, आपकी परफॉर्मेंस बस देखी जाती है। आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप ग्रो करोगे, आप सेंटिमेंटल रहोगे, आपको भगा दिया जाएगा। कितना क्लियर है? क्लियर है। कंफ्यूज हुए कि अच्छे समझ आ गया ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी क्या है? एकदम मशीन की तरह रहना है, काम देंगे काम करना है, सबको अपना अपना लेवल पता है। मैं किसी का सुपीरियर हूं तो मैं किसी का सबऑर्डिनेट भी हूँ। सही बात है गलत बात है? एक Yes, सिलेक्शन sir. वे में होता है, क्वालिफिकेशंस को देखकर होता है। रूल सबको फॉलो करने, सबको बता दिया गया किससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और हर चीज इम्पर्सनल होनी चाहिए। इम्पर्सनल मतलब आपकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, काम कंप्लीट होना चाहिए। घर में कोई मर भी गया है तो ऑफिस आओ काम करो। कितना क्लियर है? अच्छा, क्लियर है। तो ये पॉलिसी अच्छी है कि बुरी है ये बताओ। लॉन्ग टाइम में ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो कर सकती है? Long time में नहीं कर सकती। कि आखिरी में आप इंसानों से डील कर रहे हो, वो तो विरोध में उतर जाएंगे अगर आप इतना ज्यादा वो करोगे तो। सही बात है? तो जस्ट इसका Yes, sir. जैसे ब्यूरोक्रेटिक जो थ्योरी है वो किसने बना दी? वेबर ने बना दी। तो उसके अपोजिट में मिल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बनाई। क्या बनाई? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ये ऐसी थ्योरी है जो बोलती है कि मैनेजमेंट में लोगों को ही मैनेज किया जाता है। तो जब तक आपके लोगों से रिलेशन बेहतर नहीं होंगे तब तक आपका काम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। यू हैव टू मैनेज द पीपल एट वर्क। जो काम कर रहे हैं उनको आपको मैनेज करना पड़ेगा, उनके इमोशंस पे ध्यान देना होगा। अब ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं ये बताओ। अब ये सही है कि नहीं? मायो सही है। लोगों की भावनाओं पे ध्यान दो। तो इसमें फीचर्स इनके क्या क्या हैं? सबसे पहले जो मैनेजर है उसका ह्यूमन बिहेवियर की बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब तक ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक वो काम नहीं करवा पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? आगे कहीं कोई दिक्कत? दूसरा, इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाओ। अलग अलग ऐसे ग्रुप्स होने चाहिए जिसमें सही फीडबैक मिले कि काम कैसा चल रहा है और लोग उस हिसाब से मोटिवेटेड होकर काम करें। आपसे अगर फॉर्मली कोई भी पूछेगा ना किसी टीचर के बारे में, वो कैसा पढ़ाते तो आप तो अच्छा ही बोलोगे। आपके जब इनफॉर्मल ग्रुप से फीडबैक मिलेगा तो सच्चाई पता लगेगी कौन टीचर कैसा पढ़ाता है। तो ये पता होना जरूरी है, इनफॉर्मल ग्रुप्स होना जरूरी है ताकि सही फीडबैक मिले और लोग उस मोटिवेशन से फिर काम कर सके। आप बताओ दोनों पॉइंट समझ आए कि नहीं? यस सर। तीसरी बात, वर्कर सिर्फ पैसे से ही मोटिवेट नहीं होते, उनको भी रिस्पेक्ट और इज्जत चाहिए होती है। तो अगर आप उनको रिकॉग्निशन दोगे, इज्जत दोगे तो आपके लिए बेहतर काम करेंगे। कितना क्लियर है? समझ आई कि नहीं? क्लियर है। लास्ट, आपको साइकोलॉजी पे भी लोगों को ध्यान देना। ये थ्योरी कहती है कि आपको लोगों की साइकोलॉजी पे ध्यान देना होता है। उनके बिहेवियर को समझोगे तो बेहतर काम हो पाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली पूरा एम्फेसिस किस चीज पर है? टीम वर्क पे और लोगों की फीलिंग्स पे है। और ये वेबर का जस्ट अपोजिट। आपको समझ आया कि सिर के ऊपर से क्या? ये बता दो। आ गया। आ गया? कहीं कोई तकलीफ इसमें? नो सर। इतनी थ्योरीज में कोई परेशानी नहीं है ना? श्योर हो? यस। उसके बाद एक और बता के मैं रुक जा रहा हूँ। मैं सिस्टम्स थ्योरी बता रहा हूँ आपको, जो लुडविग वॉन बर्ट, ये नाम बड़ा गंदा है मैं नहीं बोलता। चलो आपके में दिया है ये बताओ। आपके यस सर। ये है, चलो समझ लो। No, sir. है कि मैनेजमेंट ओपन सिस्टम है। क्या है? एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम होने का मतलब एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हर चीज एक दूसरे से यहाँ पर क्या है? कनेक्टेड। कनेक्टेड। एग्जाम्पल आप रेलवे दे दो। रेलवे एक ओपन सिस्टम है जिसमें हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। ट्रेन चलती कब है? जब वो बनती है। सही बात है? जब बनती है तो चलने के लिए पटरियां चाहिए। पटरी कौन बनाते हैं? लोग ही तो बनाते हैं। सही बात है? ट्रेन में बैठने के लिए लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। लोग फ्री में बैठेंगे क्या? नहीं। नहीं। तो लोगों के लिए क्या चाहिए? टिकट सिस्टम चाहिए, खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। आया? Yes, sir. तो केटरिंग होनी चाहिए। सही बात है? लोगों के स्टे करने के लिए वेटिंग रूम होना चाहिए, रेलवे स्टेशन होना चाहिए। तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। सपोज करो अगर ट्रेन नहीं बनती तो ये सब चीजों की जरूरत पड़ती क्या? नहीं। नो सर। तो आप देखो ना, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ट्रेन है तो चल रही है, चल रही है तो लोग बैठ रहे हैं, लोग बैठ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है तो टिकट रूम
रूम है तो वेटिंग रूम भी है, वेटिंग रूम है तो खाने पीने की व्यवस्था भी है। सही बात है गलत बात है? कितने लोगों का जीवन एक रेलवे के कारण आप समझ रहे हो चल रहा है। इससे बोला जाता है मैनेजमेंट एक ओपन सिस्टम है जहाँ हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कितना क्लियर है? यस सर। अच्छे से Yes, sir. पूरा समझो। अच्छे से मेरी बात समझ आई कि आधी अधूरी समझ आई, ये बताओ। आगे आ गई? इतना पढ़ोगे अभी, कल फिर 5 बजे मिलोगे। कितने बजे? 5 5 बजे. कल मैं आपको टेरी की थ्योरी, पूर्ण जोनल की थ्योरी बताऊंगा और 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताऊंगा। ठीक है, ये आप करोगे। यस ये थैंक रिकॉर्डिंग यू सर। है ना? यस सर।